Good morning, friends. Since it's 11 o'clock, I'm C. Samir Chaudhary and welcome you back in our channel FinTech Chanakya, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज ये वेबिनार कुछ इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज इस वेबिनार में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बहुत फेमस इंसान है एंड इवन ही इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज मैं ये कह सकता हूँ ही इज माई गुरु, जिनसे मैंने पढ़ के मैं सीए बना हूँ। तो आज ये वेबिनार है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लॉकडाउन में मुश्किल हो रही है पढ़ाई में, ये सब के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड यस ऑब्वियसली बिजनेस ओनर्स के लिए, बिकॉज पढ़ाई हमें बहुत कुछ सिखाती है एंड इवन इट टीचेस अस हाउ टू मेक अ प्रॉपर बिजनेस। सो टुडे वी हैव विथ अस सीए संदीप सर। संदीप सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, आपकी स्क्रीन थोड़ी वो बोलते हैं सर, थोड़ी हॉरिजॉन्टल आ रही है सर, वर्टिकल आ रही है, थोड़ा सा सही कर दो ना प्लीज। हॉरिजॉन्टल So yes sir, perfect, thank you sir. So let me give an opportunity to introduce CA Sandeep Kamdar. CA Sandeep sir, he is a qualified chartered accountant, cost accountant and an edu entrepreneur. He has taught more than 15,000 students in areas of professional studies and also have 210 plus national rankers with 2,500 plus chartered accountants qualified under him. He has got specialization in areas of accountancy and cost management, accounting since last 25 years. He dreams about to bring a change in society by educating students to stand still in the highly competitive world of professionals. More to this, he also got associated in philanthropic work to different trusts and community organizations. And moreover, Sandeep sir is MD and CEO of Aryan Institute. Welcome, sir. Good morning, everybody. Good morning, Samir. Good morning, sir. How are you? Fine. Well, sir, first of all, thanks to accept our invitation to come to our channel. Thank you to all of you. Sir, since we all know that you are an expert in it's my pleasure. Yes, sir. Sir, since we know that you are I'm really honored to have you in our channel since हम आज जो भी है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। सिंस आज सीए बने हैं वो आपके नीचे से आपके ज्ञान लेके हम सीए बने हैं। सो आई थॉट कि ये समय पे जब स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है सो लेट्स डू समथिंग कि बच्चों को भी कुछ उसका नॉलेज मिले एंड हाउ दे कैन कॉन्कर द एग्जाम्स आफ्टर दिस लॉकडाउन, बिकॉज वी नोज कि अगर सीए के एग्जाम की बात करूं वो भी 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं। सो फॉर दिस थिंग वी हैव डिसाइडेड कि let's have some discussion with you and gain your knowledge on that part. Samir, now I'm audible? Yes sir, you're audible. Your presentation is able to see. Yes sir, you should start. Yes sir. Now I can start, please. Yes. Sorry everybody, little bit just interruption because in India technology always with problems. Now let me start with matter कि CE एग्जामिनेशन के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2 बार एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गई है, तो मुझे वो घायल पिक्चर का वो डायलॉग्स याद आ जाता है कि तारीख पे तारीख आ रही है और हम यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कितना एक्सटेंशन होगा एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में सीए का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें 1 बार पोस्टपोनमेंट हुआ है एग्जामिनेशन का, बहुत बार, मगर इस बार 2 बार पोस्टपोनमेंट हुआ, तो प्लानिंग बहुत सारा डिस्टर्बेंस में अभी खड़ा है। और आज हम लोग जो सेशन ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो सेशन का है वो यही है कि किस तरह से हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। और ये जो 2 बार एग्जामिनेशन का एक्सटेंशन हमें मिला है उसको हमें किस तरह से अपने
एडवांटेज में उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बेटर रिजल्ट्स को क्रिएट करना है, हमारे सक्सेस को यहाँ पे इनहैंस करना है। तो यही बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ हम आज आगे बढ़ रहे कि किस तरह से हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। और याद रहे, हमें हर चीज को एक पॉजिटिविटी के साथ लेना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि हर बार एक कंप्लेन करते हैं कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा होता तो मैं कुछ बेटर कर पाता, थोड़ा टाइम ज्यादा होता तो मैं बेटर कर पाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। अब आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बेस्ट वे से क्रिएट करनी है। आज के सेशन में सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है टाइम बैलेंस। मतलब हमें अपने डे को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना है, और ये जो सेग्रीगेशन हमें करना है उसको 3 पार्ट में मैंने यहाँ पे ब्रेकअप किया है डेज को, जहाँ पे 8 आवर्स मैंने यहाँ पे पुट अप किया हुआ है। फर्स्ट 8 आवर्स है, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ रेस्ट टाइम। मतलब इधर आप रात को सोने की बात करें या दोपहर में सोने की बात करें, आपको 8 घंटे दिन में रेस्ट लेना है, क्योंकि तभी जाके आपका आउटकम बेटर होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं कि जो 3-4 घंटे सोने के बाद फिर से उठ जाते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में फिर से सो जाते हैं। इस तरह से इनकंसिस्टेंट वे से आप रेस्ट लोगे तो आपको मेमोरी इनहेंसमेंट नहीं होगा और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगी मेमोरी पे। तो कंटिन्यूस रेस्ट लेना जरूरी है। रात को 6 से 7 घंटे और दोपहर में आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट लेना बहुत कंपल्सन है। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 जो है वो पर्सनल टाइम। अब उसमें पहली बात है रिफ्रेशमेंट टाइम का, दूसरा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये बहुत एसेंशियल चीज है। और उसके बाद में फूड हैबिट के बारे में भी बाद में बात करेंगे। नंबर 3 दैट इज अ फैमिली टाइम। मतलब हमें थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम देना है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखी है कि हमें फैमिली को टाइम देना है। हम प्रोफेशनल भी दे रहे हैं और आपको स्टूडेंट्स के तौर पे भी फैमिली को थोड़ा टाइम यहाँ पे देना है। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने आप को एंटरटेन करके भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बोर हो गए हैं ये सेटअप के अंदर। यदि हम एंटरटेन नहीं करेंगे तो हमारे आउटकम को एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। मगर याद रहे कि जब स्टडी करते हैं उसके बीच में जब ब्रेक आता है तब हमें एंटरटेनमेंट पे जाना है। एंटरटेनमेंट चलता रहे, उसके बीच में ब्रेक आए, उसमें स्टडी नहीं करना है। मतलब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है स्टडी के लिए कि बिफोर यू ब्रेक यू टेक द ब्रेक। ये बहुत जरूरी है, मगर ऐसा नहीं हो कि 2 ब्रेक के बीच में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होती हो, ऐसा भी माहौल नहीं बनना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर आपने 8 घंटा यहाँ पे दे दिया ये चीज के लिए, पर्सनल टाइम के लिए। मैं बताऊंगा आपको कि जरूरी नहीं कि 8 घंटा आप इसके लिए स्पेयर करें, मगर मैं चाहता हूं कि हर चीज को बैलेंस मोड पे आप रखोगे तो आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, यदि आप ये चीज 6 घंटे में खत्म कर सकते हो और 2 घंटे ज्यादा आप स्टडी टाइम के लिए निकाल सकते हो, देन इट इज अ बेटरमेंट फॉर द स्टडी। उसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 8 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। जितना भी आप ज्यादा स्पेयर टाइम निकाल पाए पढ़ने के लिए वो जरूरी है, मगर पर्सनल टाइम भी स्टडी में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब बात कर रहा हूँ 8 घंटा आपको पढ़ाई में देना है। अब ये जो 8 घंटा पढ़ाई के लिए देना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह का हम स्टडी टाइम का सेटअप लेंगे। तो उसमें हमारा रीडिंग भी आ जाएगा, वॉचिंग वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन वीडियोस देख रहे घर पे, तो ये ऑनलाइन वीडियोस हमें देखना है और पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टडी टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसमें तीनों चीज आ जाता है, रीडिंग भी आ जाता है, वॉचिंग वीडियोस जो एकेडमिक्स हमारे वीडियोस है उसको देखना भी है, और पेपर राइटिंग का प्रैक्टिस है। ये सारी चीज को हमें स्टडी टाइम में डाल देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने डे को बैलेंस करके चले, और ये 8-8-8 का जो फॉर्मूला है उसको हम यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हमारा जो स्टडी का आउटकम है वो बढ़ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैटर मुझे आपको इलोबरेट करना है वो है टाइम कंजम्पशन रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने रखी है। मैंने बहुत बच्चों के कंप्लेंट्स देखे हुए हैं कि सर हम पढ़ते हैं तो कभी कभी एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत सारा टाइम चला जाता है और दूसरे सब्जेक्ट्स लेफ्ट आउट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये नेचुरली होता है, क्योंकि जब आपके सामने
8 सब्जेक्ट्स का बंच होता है, शायद वो इंटर है या फाइनल है, तो वो 8 सब्जेक्ट्स के बीच में जो बैलेंस करना है वो बहुत सही गेम है। तो पहले तो हमने डे को कैसे बैलेंस करना है वो देखा, अब हमें सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस कैसे करना है, अब ये रिपोर्ट के साथ हमको ये समझना है। आप जरा रिपोर्ट को ठीक से देखोगे तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि 15/5 को मेरे पास बैलेंस आवर्स कितना है। तो जब आपने डे 1 पे प्लानिंग किया होगा तब सारे सब्जेक्ट्स के सामने आपने टेंटेटिव आवर्स जो लगने वाले हैं वो सामने रखे होंगे, और वो टेंटेटिव आवर्स के सामने एवरी डे आप जो जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करते जाओगे उसमें से डिडक्शन करते जाओगे। मैंने बताया कि 15/5 को मतलब आज आपने 8 घंटे का पढ़ाई किया, उसमें से 4 घंटा अकाउंट्स के लिए डाला, 2 घंटे कॉस्टिंग्स के लिए डाला और 2 घंटे आपने ऑडिट्स के लिए डाला हुआ है। तो 8 आवर्स जो आपने यहाँ पे जो कंज्यूम किए हैं उसको डिडक्ट कर दिया, और बैलेंस आवर्स आप 16/5 के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं। तो ये जो टेबल है वो एवरी डे कंटिन्यूस रहेगा। आप इस तरह का टेबल आपकी बुक्स के अंदर ड्रॉ करके भी बना सकते हो, और एक्सेल सीट के अंदर भी आप बना के एवरी डे आप डिडक्ट कर सकते हो क्या आपने आज पढ़ा। मतलब इसमें 2 चीज आपके पास रहेगी, एक तो आज के दिन में आप 8 आवर्स 10 आवर्स क्या पढ़ पाए वो आपके सामने रहेगा, और आज शाम को और आज रात को कितने आवर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपके सामने बचे हैं ये आपके पास रेडीमेड रहेगा। उसके कारण कहीं पे भी सब्जेक्ट्स के बीच में इम्बैलेंस नहीं हो जाए, ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल मैंने प्लानिंग सेटअप बताया है कि आपको टाइम कंजम्पशन रिपोर्ट बना के चलना है, तभी जाके आप सब्जेक्ट्स के बीच में पूरा बैलेंस कर पाओगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है ना उसके पीछे दम लगा देते हैं, उसके पीछे बहुत टाइम दे देते हैं, और जो सब्जेक्ट्स अच्छा नहीं लगता है वो पढ़ा ही रहता है, वो पीछे ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल देखे तो ईआईएस और एसएम सब्जेक्ट्स हैं जो हमको कभी अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब्जेक्ट्स हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, मगर ऐसा एक रिपोर्ट आपने बना के रखा होगा तो एवरीडे इवनिंग को आपको मालूम पड़ेगा कि चलो ईआईएस के लिए तो अभी हमने कुछ टाइम अलॉट किया ही नहीं है, अभी भी उसकी आवर्स पेंडिंग है, उसको मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है उसको पहले आपको कवर करना है आपके रीडिंग शेड्यूल के अंदर, और एक रूल्स ऐसा याद रखना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स जो कवर होता है वो चीज को आपको पहले उठाना है। बोले सर ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास टैक्सेशन सब्जेक्ट्स है, उसमें 40 मार्क्स का जीएसटी है। जीएसटी में टाइम कंजम्पशन बहुत कम है वेटेज के तौर पे, तो पहले जीएसटी को कवर कर लेना है क्योंकि 60% जो टैक्सेशन का है उसमें टाइम बहुत लगने वाला है, तो उसको सेकंड लेवल पे करना है। तो जहां पे आपका टाइम कंजम्पशन कम होने वाला है और मार्क्स वेटेज ज्यादा है वो चीज को आप पहले उठाओ, तो पीछे क्या बचेगा, आपके पास मैक्सिमम टाइम बचेगा और मिनिमम मार्क्स बचेंगे, तो आपका टेंशन डे टू डे कम होता जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कंजम्पशन रिपोर्ट बताया है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारे कोई सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंस है वो लेफ्ट आउट नहीं हो जाए, हम एवरी डे रिव्यू कर पाए कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितना पोर्शन बैलेंस पेंडिंग है, और ऐसा नहीं हो जाए कि एक सब्जेक्ट के लिए जो टाइम हमने एलोकेट किया था उससे ज्यादा टाइम हम उसको दे दे और उसकी कॉस्ट हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भुगतनी पड़े, ये नहीं हो। इसलिए ये कंजम्पशन रिपोर्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले हमने देख लिया कि हाउ टू बैलेंस द डे, नाउ हमने देख लिया कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट मैटर है वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैं आपको बताता हूं कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट किस तरह से है। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो हम लर्निंग प्रोसेस को ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट लर्निंग का प्रोसेस क्या है, और हम एड हॉक प्रिपरेशन करते हैं। लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनपुट। आपका क्वालिटी इनपुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इनपुट क्वालिटी लेवल पे होगा तभी आपका रिटेंशन अच्छा होगा। आप बोलेंगे कि सर ये क्वालिटी इनपुट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी हैबिट ऐसी है
कि हम मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते दो और चीज भी साथ में चलती रहती है। ये जो हमारी हैबिट है वो हमारे कंसंट्रेशन में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, और उसके कारण हमारा जो इनपुट है वो क्वालिटी इनपुट नहीं रहता है। और यदि क्वालिटी इनपुट नहीं रहेगा तो मैं आपको पक्का बताता हूं कि वो रिटेंशन और आउटपुट पे पक्का इफेक्ट करेगा। तो मेरी आप सबको ये गुजारिश है कि आप जब भी इनपुट्स ले रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तभी आपको सिंगल टास्क के साथ करना है। मतलब आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन लर्निंग सिस्टम पे ही होना चाहिए और मल्टीटास्किंग को आपको अवॉइड करना है। नंबर 2 जो हमें देखना है वो है रिफ्लेक्ट एंड इम्प्लीमेंट। पहली चीज, जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं उसको हमें विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो आपकी मेमोरी में वो रिटेन हो जाएगी। तो जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको एक बार विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं 96 में सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कि 94 में सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हम लोगों की हैबिट रहती थी कि कोई भी पेज पढ़ने के बाद आंख बंद करते थे तो पूरा पेज हमारे सामने दिख जाता था। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। मेमोराइज करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको विजुअलाइज आप करो तो वो रिटेंशन में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आइटम है वो इम्प्लीमेंटेशन। वो ये बहुत जरूरी है कि आपको एप्लीकेशंस देखना है कि क्या एग्जैक्ट एप्लीकेशन रहेगा ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि आपका एप्लीकेशन सही ढंग से क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट आप इजीली मेमोराइज कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो लाइफ में देखनी है वो हर कॉन्सेप्ट का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको एक बार रिव्यू करना है। यदि इम्प्लीमेंटेशन आपके पास, एप्लीकेशन आपकी क्लियर है तो वो कॉन्सेप्ट को आप इजीली रिमेम्बर कर पाओगे। और लास्ट में शेयर करना है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आउटपुट साइड पे शेयर करना है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। शेयर करना है मतलब हमें पेपर राइटिंग करना है, इसको भी हम शेयर बोलते हैं। हम इसको कहीं पे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली तो उसको भी हम बोलते हैं शेयर, और हम किसी और को पढ़ाते भी हैं तो भी उसको हम बोलते हैं शेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी शेयर आप ज्यादा करोगे उतना लर्निंग प्रोसेस में आपका रिटेंशन स्ट्रांग बनेगा, आपकी क्लैरिटी लेवल बढ़ेगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता है कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में, कोई भी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने में, मगर हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो आउटपुट साइड पे है। इसलिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ पेपर करना है, क्योंकि मैं 80% रिजल्ट जो नेगेटिव देखता हूँ सीए के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। क्योंकि हमारा इनपुट स्ट्रांग है, रिटेंशन स्ट्रांग है, मगर हम जब शेयर करते हैं तब हमारा आउटपुट इंस्टीट्यूट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं होता है, और वही चीज हमारे लिए रिजल्ट्स क्रिएशन के लिए लिमिटेशन बन जाती है। तो यदि ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग को आप ढंग से समझ पाए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो स्टडी का आउटकम है वो पूरा बदल जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स जो है, लर्न, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्लीमेंट एंड शेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लर्निंग एस्पेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट मैटर जो मुझे आपको इलोबरेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी के लिए। क्या हमें स्किल सेट चाहिए स्टडी के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये सारे स्किल सेट जो मैंने आपके सामने रखे हैं उसको आपको इनहेंस करते रहना है एवरी डे पे। मतलब एवरी डे आपको सोचना है कि आपकी रीडिंग स्पीड में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। कल तक आप 4 to 5 पेज पढ़ पा रहे थे पर आवर्स, आप आज 7 पेज पढ़ रहे हो, शायद कल आप 10 पेजेस पढ़ पाओ। तो आपको रीडिंग स्पीड जो आपकी है उसको डे टू डे इंक्रीज करते जाना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फाउंडेशन से आप इंटर में आओगे और इंटर से आप फाइनल में आओगे, और आपका जो स्टडी का कंटेंट है वो डे टू डे बढ़ने वाला है। और ये जो बढ़ने वाला है वो तभी आप रिजल्ट कर पाओगे जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ एवरी टाइम कि सी इज इक्वल टू स्पीड गेन। मतलब जितना आप स्पीड अपनी बढ़ा पाओगे उतना ही आपका सीए इजी होता जाएगा।
क्योंकि यदि आपका फर्स्ट रीडिंग स्पीड से होगा तो रिवीजन स्पीड से होगा, पेपर राइटिंग स्पीड से होगा। तो ये सारे जो स्पीड की गेम है उसको आपको समझना है और आपको एवरीडे रिव्यू भी करना है कि आपकी स्पीड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। नंबर 2, इनहेंस द मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा रिटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आप कोई चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, रिटेंशन आपका स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपके लिए जो स्टडी है वो एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर आप आउटकम नहीं दे पाओगे। जब आप उसको मेमोराइज करोगे तब जाके तो आउटकम हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एवरीडे देखना है कि आप अपनी मेमोरी को किस तरह से इनहेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सीए के अंदर कि आपको मेमोरी को डे टू डे इनहेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब ये स्किल सेट्स जो है वो कभी कभी बच्चों में इनबॉर्न टैलेंट भी होता है, उसको हम आईक्यू भी बोलते हैं, मगर बहुत से बच्चों में आईक्यू इतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का भी आईक्यू इतना स्ट्रांग नहीं था। जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को और एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ा। और ये कैसे इम्प्रूव होती है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं आईसीडब्ल्यू फाइनल के लिए अपीयर करता था तो हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे। सक्सेना वर्सेस करके एक बुक्स थी, उसमें से 2000 क्वेश्चंस दिए थे। अब आप सोचे कि 2000 क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो कितना प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इनबॉर्न होती है, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। मगर जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम है उनको प्रैक्टिस करके ये एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम्स क्या होता है, जब आप पेपर राइटिंग करने बैठते हो तो आपका पेपर कभी भी खत्म नहीं होता। बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा 70% पेपर खत्म होता है, 75% होता है, 80% खत्म होता है। ये जो आपका पेपर खत्म नहीं होता है, ये इसलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम है। ये एबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके 100% पेपर आप अटेंड कर पाओगे। क्योंकि सोच के आप सॉल्व करने बैठते हो पेपर के अंदर तो टाइम चला जाता है और 3 घंटे में जो आपको आउटकम देना था वो आप नहीं दे पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट आपको सीए के अंदर आपको इनहेंस करना पड़ेगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हाँ, ये स्किल सेट आगे जाके प्रोफेशन में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, मगर अभी तो हमें एग्जाम के बारे में सोचना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आइटम प्रेजेंटेशन स्किल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से बच्चे राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं मगर प्रेजेंटेशन स्किल पे फोकस नहीं करते। आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पेपर लिखते हो तो आप एक मार्केटिंग कर रहे हो अपने आप का। वो पेपर इवेल्यूटर है, वो आपका चेहरा देख के तो आपको मार्क्स नहीं दे रहा है, आपका पेपर देख के मार्क्स दे रहा है। तो आपको पेपर में अपना मार्केटिंग करना भी सीखना पड़ेगा और ये बनेगा प्रेजेंटेशन के तौर पे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्लासरूम के होता हूं तो मैं ऑब्जर्वेशन जो मेरा करता हूं उसमें मैंने देखा है कि गर्ल्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बॉयज के प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं होते। बॉयज प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, मगर मैं आपको बताऊं कि ये भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा टूल्स है कि अच्छी तरह से आप पेपर को प्रेजेंट करोगे तब जाके एग्जामिनर इम्प्रूव होगा और जो मार्क्स उसको एलोकेट करना है क्वेश्चन के लिए वो ज्यादा एलोकेट करेंगे और हमारे पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और पेपर राइटिंग प्रैक्टिस ये तो सबसे कोर एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आउटकम का प्रॉब्लम है, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है और इंग्लिश भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो हमें ये सारी चीज को ध्यान में रख के पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे 2 पेपर मल्टीपल चॉइस होते हैं, 2 पेपर हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, मगर इंटर में और फाइनल में पहुंचेंगे आप तब सारे पेपर सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो वहां पे पेपर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं जब किसी भी इंस्टीट्यूट को इवेल्यूएट करता हूँ तो 3 फैक्टर्स पे उसको इवेल्यूएट करता हूँ। एक तो उसकी फैकल्टी कैसी है, उनका मटेरियल कैसा है और तीसरा उनका
एग्जामिनेशन सिस्टम और राइटिंग प्रैक्टिस सिस्टम कैसा है। ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि ये राइटिंग पेपर्स का जो स्किल सेट है वो जितना आप इम्प्रूव कर पाओगे उतने आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये 5 स्किल सेट जो है वो आपको वीकली के फोर्टनाइटली एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाए। यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट ये 5 स्किल सेट में कर पाए तभी आप कुछ आगे बढ़े हो। यदि ये स्किल सेट आपके इनहेंस नहीं हो रहे तो आप अभी भी पीछे चल रहे हो, आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट मैंने आपके सामने रखे। अब जो नेक्स्ट आइटम है, हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रप्शन फॉर द रीडिंग। मतलब बहुत से बच्चों का ऐसा कंप्लेन होता है कि सर बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रप्शन होता है रीडिंग के टाइम पे, तो हम उसको किस तरह से रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि पूरा अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर हम कैसे उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, दैट इज आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्लेस फॉर द रीडिंग और स्टडी। अब अपने घर के अंदर सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर और पूरे एनवायरनमेंट से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। वो प्लेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि सर ऐसा प्लेस तो हमारे पास नहीं है, हमारा घर बहुत छोटा सा है और इस तरह से प्लेस आइसोलेशन का प्रॉब्लम्स है। और जनरली हमारी हैबिट ये थी कि हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, मगर अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें लाइब्रेरी भी सारे बंद है, तो अभी घर पे पढ़ना कंपल्सन हो गया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, ये आइसोलेशन ऑफ प्लेस हमारे घर में पॉसिबल नहीं है और लाइब्रेरी का जो ऑप्शन था वो अभी बंद है। तो दूसरा जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड टाइम स्लॉट। अब ये टाइम स्लॉट आपको 24 घंटे में से निकालना पड़ेगा कि कब आपके घर के अंदर वो स्टडी का एनवायरनमेंट कौन से टाइम स्लॉट्स में आप निकाल सकते हो। मगर मैं आपको बताता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे के 5 बजे आप उठ जाते हो और आप 10-11 बजे तक या 12 बजे तक जो मॉर्निंग में पढ़ लोगे, तो ये टाइम स्लॉट ऐसा है कि जब सब उठेंगे और अपने दिन की पूरी दिनचर्या शुरू करेंगे और सेटअप होंगे, उसके पहले हमारे 5-6 घंटे का क्वालिटी रीडिंग खत्म हो गया होगा। लेट नाइट भी थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं, मगर 12-1 बजे के बाद में रीडिंग को कभी एडवाइज नहीं करता हूँ। तो हमें ऐसे टाइम स्लॉट्स 24 आवर्स में से निकालने पड़ेंगे जो हमें डिस्टर्बेंस घर में मिनिमम हो और उस टाइम पे हम अपने क्वालिटी इनपुट्स को आगे ले जाए। आप बोले सर उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो नेक्स्ट आइटम जो मैंने आपके सामने रखा है, वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोस विद ईयरफोन। अब आपके पास ये बहुत अच्छी चीज है कि कान में ईयरफोन डाल दीजिए तो आपको जो आवाज का डिस्टर्बेंस घर में होता है वो कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो भी वीडियोस आपको ऑनलाइन अभी देखना है उसमें आप ईयरफोन का डाल के वो वीडियोस आप व्यू कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, फैमिली से जो डिस्टर्बेंस है, आपके घर पे जो डिस्टर्बेंस है, उसमें अपने आप को एक आइसोलेशन पे आप ले पाओगे। नेक्स्ट आइटम जो है वो है लिसन द लाइट म्यूजिक विद ईयरफोन टू एलिमिनेट द डिस्टर्बेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा म्यूजिक सुनो, लाइट म्यूजिक सुनते रहो ईयरफोन डाल के और उसके साथ साथ आप स्टडी करते रहो। जैसे म्यूजिक आपके ईयरफोन के थ्रू आप सुन रहे हो तो बाहर का आवाज का जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगा और इजीली आप रीडिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर पाओगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हमें जब कभी भी स्ट्रेस आता है तो हम अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेस का जो रीजन है वो ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हमें करने को नहीं मिलता है तो भी स्ट्रेस आता है, और जो हमारा इंटेलिजेंस नहीं है वो करना आता है तो भी हमें स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पे रूल्स बहुत सीधी सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से आपको स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। तो 2 इंटेलिजेंट पे आपको फोकस करना है, एक तो स्पोर्ट्स है और दूसरा है म्यूजिक्स। अब स्पोर्ट्स तो आपको मालूम है लॉकडाउन हो गया है, सोसाइटी भी सारे आइसोलेटेड जोन में चले गए, तो स्पोर्ट्स का तो कहाँ से सोचना है। मगर हाँ, घर पे भी कुछ छोटा सा स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं जितना स्पेस आपको अलाउड है। और नंबर 2 म्यूजिक लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए।
तो जो भी आपका इंटेलिजेंस है, यदि आप वो एक्टिविटीज करोगे तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा रिलीविंग मिलेगा। तो लाइट म्यूजिक के साथ आप ईयरफोन डाल दीजिए और स्टडी करते रहिए, तो ये आपको डिस्ट्रप्शन को अच्छी तरह से कॉप अप करने में हेल्प करेंगे। तो ये 4 आपको मैंने टूल्स दिए हैं जो आपके डिस्ट्रप्शन ऑफ रीडिंग है उसमें थोड़ा हेल्प करेगा। नेक्स्ट आइटम जो है, हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। बहुत से बच्चे हमें पूछते हैं कि सर हम कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। अब उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने रखा है, फ्लिप द सब्जेक्ट्स। बहुत से बच्चे को मैंने देखा हुआ है कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं और कंसंट्रेशन नहीं बनता है। और बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं, तो और कंसंट्रेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो पर्टिकुलर डे पे आपको 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन या 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन उस तरह से बनाना है कि जहाँ से आप अपने आउटकम को बढ़ा पाए। और ये फ्लिप द सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे, तो आपको टफ के साथ एक इजी सब्जेक्ट्स को साथ में रखना है। बोले सर कौन सा पेपर टफ है और कौन सा पेपर इजी है, सब्जेक्ट्स इजी है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट टफ है और कौन सा सब्जेक्ट इजी है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए टफ एंड इजी सब्जेक्ट्स का डेफिनेशन डिफरेंट होता है। नंबर 2, थियरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का भी आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जहां से आपको आउटकम बढ़ा पाओगे और कंसंट्रेशन को बढ़ा पाओगे। बेस्ट टाइम फॉर द रीडिंग इज अ मॉर्निंग टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेश माइंड होता है ना अर्ली मॉर्निंग को, उस टाइम पे जितना भी रीडिंग आपका होगा वो आपकी मेमोरी को इनहेंस करेगा। एक साइंस में आपको बताता हूँ कि जो भी बच्चे अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते हैं उसकी मेमोरी बहुत अच्छी तरह से इनहेंस होती है। तो ये रूल्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हमें भी मालूम है कि हम जब सीए फाइनल की प्रिपरेशन करते थे तो मॉर्निंग टाइम में हम थियरी सब्जेक्ट्स को उठा लेते थे, फ्रेश टाइम के साथ हम वो थियरी सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेते थे। 6-7 आवर्स हम थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे और बाद में दोपहर के बाद जो हम लेते थे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट टाइम फॉर द रीडिंग इज द मॉर्निंग टाइम। बहुत से बच्चे हमें ये भी बोलते हैं कि सर सुबह तो हमें उठा नहीं जाता है, तो हम तो लेट नाइट ही पढ़ते हैं, 2-3 बजे तक हम पढ़ लेते हैं। ये सही नहीं है, ये मेमोरी को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, कभी-कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग टाइम आप सिलेक्ट करने की ट्राई करें। क्या एक सैटिस्फैक्शन मिलता है मैं आपको बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन है रात को लेट पढ़ने का, कि जो कल खत्म सुबह में करना था वो रात को हम खत्म करके सो रहे हैं। उससे ज्यादा कोई सैटिस्फैक्शन साइकोलॉजिकली नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन लेने से बेटर है कि हम अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने का एक हैबिट को क्रिएट करें। अब ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। से नो टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया। ऐप भी है, इंस्टाग्राम है और ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स है कि अमेजॉन प्राइम है, इन सब से हमें जो उसके यूज है उससे हमें दूर जाना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज जो है वो हमारे लिए एडिक्शन बन चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज गलत नहीं है, मगर वो चीज गलत तभी हो जाती है जब उसका हमें एडिक्शन हो जाता है। एक्सेसिव कोई भी चीज है तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और याद रहे, कोई भी चीज आपके लिए एडिक्शन जिस दिन बन गई वो आपकी जो लाइफ के गोल है, कंसंट्रेशन है, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने बहुत से बच्चे को देखा है कि वो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखने बैठ जाएंगे तो एपिसोड पे एपिसोड चलता रहेगा और बाद में रियलाइज होगा कि इतना टाइम मेरा वहां पे निकल गया। और ये तो सही चीज है, वो लोग तो बिजनेस करने बैठे हैं, तो उनको तो एडिक्शन जब क्रिएट करवाएंगे तभी जाके तो उनका सेल होगा। तो इस ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंटरनेट यूज जो है उसको मिनिमाइज कर दीजिए। अभी तो आप ऐसा पैकेज लेके बैठिए कि हाफ जीबी और 1 जीबी का ही डेटा आपके पास होना चाहिए, और जैसे वो डेटा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आप उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाओगे। मगर हाँ, एक और चीज भी है, बहुत से बच्चे वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक ब्रेकअप भी डाल देना है कि मैं वीडियो लेक्चर्स अर्ली मॉर्निंग में पहले देख लूंगा, तो जो 3 जीबी डेटा होगा उसमें से 2 जीबी
2.5 GB तो उसमें चला जाएगा, फिर आधा GB बचेगा पूरे दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट का यूज जो दूसरी चीज के लिए डाल रहे हो वो धीरे से कम हो जाएगा। तो ऐसी हैबिट, ऐसे स्ट्रक्चर और सिस्टम को हमें क्रिएट करना है जहां से हम कम से कम सोशल मीडिया का यूज करें और OTT प्लेटफॉर्म का यूज करें। और ये एडिक्शन से जितने आप दूर रह पाओगे उतना आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैटर पे जा रहे हैं, द हैबिट दैट मैटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या हैबिट को जनरेट करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला हैबिट मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज लाइट एंड बैलेंस डाइट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे हॉस्टल लाइफ में, मैं 9 साल हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैंने देखा था जिस दिन हमको पसंद आता था हम बहुत ज्यादा खा लेते थे, जिस दिन हमें पसंद नहीं आता था हम कम खाते थे। तो ये चीज तो घर पे भी होती है, मम्मी ने आज अच्छा बनाया तो ज्यादा खा लिया, अच्छा नहीं बनाया टेस्ट तो हमने थोड़ा गुस्सा कर दिया और हमने कम खाया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे कंसंट्रेशन को ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और मैंने नीचे लिखा है कि अवॉइड जंक फूड। ये तो अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मगर ये नॉर्मल मैंने लिखा है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो पिछले 2 महीने से तो जंक फूड हमें मिला भी नहीं। और शायद हमारी नई हैबिट ऐसी क्रिएट होगी कि अब हम जंक फूड के लिए वापस नहीं जाएंगे, शायद वो सारे फूड के ऑप्शन हम घर पे ही निकालेंगे। तो फूड की जो हैबिट है उसमें हमें बैलेंस फूड लेना है और ऐसा सोच के चलना है कि जो खाना है वो हमारी लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह से उसको खत्म करना है और उसके थ्रू हम अपने कंसंट्रेशन को स्टडी के लिए बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट आइटम, लाइट एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। ये सारे जो टूल्स है ये हमारे बॉडी के एक्टिवेशन को बढ़ाने में और हमारे माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो फिजिकली और मेंटली हमें फिट रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा आउटकम इंक्रीज होगा। लास्ट मैटर जो मैंने लिखा है, डोंट बी एंग्री बी कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है लाइफ का। बहुत बार हम अपने फैमिली मेंबर पे गुस्सा कर देते हैं कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते हो, गुस्सा छोटी छोटी मैटर पे कर देते हैं। आपको मालूम है जब आप गुस्सा किसी पे करते हो तो सामने वाले को जितना नुकसान नहीं करता है उससे ज्यादा हमें नुकसान करता है। और एज ए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि आप जब गुस्सा करते हो तो आपकी मेमोरी जो होती है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। तो कभी लाइफ में जब तक स्टूडेंट्स हो तब तो गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा नहीं करोगे, जितना ठंडा माइंड रखोगे उतना आपका मेमोरी ज्यादा से ज्यादा इनहेंस हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कूल माइंड रह के स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो ये 3 हैबिट आपको क्रिएट करना है और अभी स्टडी के लिए तो करना ही है, मगर ये लाइफ टाइम हैबिट आपके पास रखोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट मैटर जो है वो एग्जामिनेशन में, क्योंकि रीडिंग के बारे में तो बहुत बात होगी, मगर अब 3 घंटे का जो खेल है एग्जाम्स का, उसमें क्या फोकस करना है उसके ऊपर आते हैं। अब उसमें मैंने जनरली देखा है बच्चों का कंप्लेन कि सर फर्स्ट 2 आवर्स में हम बहुत स्लो थे और हमारा 50 मार्क्स का ही खत्म हुआ था, तब लास्ट आवर्स का बेल बजा तो हमें मालूम पड़ा कि अरे यार हमारा तो 50 का ही खत्म हुआ है और 50 का तो पेपर बाकी। और फिर थर्ड आवर्स में हमने दौड़ना शुरू कर दिया और फिर हम 30-35 मार्क्स का खींच के लिख पाए और हमारा 15 मार्क्स का पेपर छूट गया। ये कंप्लेन हमारी नॉर्मल वे से रहती है सब बच्चों के। तो उसके लिए थोड़े में अपने जो एग्जामिनेशन के रूल्स है, अपनी प्रिपरेशन और जो रूल्स है उसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट आवर खत्म हो जाता है एग्जामिनेशन का, आपको तो मालूम है 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिल जाता है। ये 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। अब पहला घंटा जैसे खत्म होता है तो आप 33 मार्क्स काउंट कर लीजिए कि 33 मार्क्स खत्म हुआ कि नहीं। उसी तरह से बहुत से बच्चे ऐसा भी प्लान करते हैं कि हर घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद एक क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं वो भी चेक करते हैं। दोनों तरह से हम जा सकते हैं क्योंकि 6 क्वेश्चन का हमारा जनरली फ्रेमवर्क होता है पेपर के अंदर। अब 33 मार्क्स मैंने काउंट किए पहले घंटे के बाद, और यदि मेरा 33 मार्क्स का खत्म नहीं हुआ है देन आई नीड टू इंक्रीज द स्पीड इन द सेकंड आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरे घंटे में हमें दौड़ना है, तीसरे घंटे में नहीं दौड़ना है। तो दूसरे घंटे में आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और 67 टू 70 मार्क्स का आपको खत्म करना है सेकंड आवर्स के अंदर, और लास्ट आवर्स में आपको 30 मार्क्स का ही पेंडिंग रखना है।
उसके बाद मैक्सिमम पेपर छूटेगा तो भी 5 मार्क्स का ही छूटेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरे घंटे में नहीं दौड़ना है, हमें जो दौड़ना है वो सेकंड आवर्स में दौड़ना है। यदि ये रूल्स आपके दिमाग में आपने डाल दिया ढंग से, तो शायद आपका पेपर छूटने का जो कंप्लेन है ना, वो 80% तो सॉल्व हो ही जाएगा। और ये नॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट आवर्स में जब अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो आप गलत आंसर सिलेक्ट कर लेते हो, आपके प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है और एग्जामिनर को वो नेगेटिव इंप्रेशन दे देता है और वो आपके जो ओवरऑल मार्क्स है उसको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसलिए मेरी आप सबको एक गुजारिश है कि आपको जो स्पीड बढ़ानी है वो थर्ड आवर्स में नहीं बढ़ानी है, सेकंड आवर्स में बढ़ानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब ये जो मैं रूल्स आपको दे रहा हूँ ये सारे एग्जामिनेशन में इक्वली अप्लाई होते हैं। सीए के एग्जामिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। अब पहली चीज जो है दैट इज 1 रीडिंग एंड 2 रिविजन्स। अब ये बहुत जरूरी है कि आपका एक रीडिंग हो पूरे कोर्स का और उसके बाद 2 रिविजन्स होना जरूरी है। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर एक रीडिंग और एक रिविजन नहीं चलेगा? चल सकता है, ऐसा नहीं है। आपका रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा है तो एक रीडिंग और एक रिविजन के साथ भी आप चल सकते हो। मगर जिस दिन आपने एक रीडिंग और 2 रिविजन कर लिया तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, कवर 100% सब्जेक्ट्स, नो सैम्पलिंग। सीए के एग्जामिनेशन में याद रखना, सैम्पलिंग मतलब यहाँ पे गैम्बलिंग है। जिस बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है उसको एक रूल्स याद रखना है, हमें अपने सब्जेक्ट्स को 100% कवर करना है। जिस दिन आप अपने सब्जेक्ट्स को 100% कवर कर लोगे आपके पासिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जब फेल होते हैं हम उनसे मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने 70% 80% ही पेपर ढंग से किया था और 20% पोर्शन लेफ्ट आउट कर दिया था। तो ये आपकी गलत हैबिट है। हम हमारे टाइम पे बोलते थे कि हम 2 ही पेज छोड़ते थे जब सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते थे और वो 2 पेज को हम कवर पेज बोलते हैं, हम इंडेक्स गट लेते थे। तो मतलब हमें 100% सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 दैट इज 3 फुल पेपर्स राइटिंग फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हमें 300 मार्क्स के पेपर लिखने चाहिए। बहुत से बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोगों ने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एग्जाम का प्रैक्टिस किया था फिर हमने फुल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है। ये गलत है। आपने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज जो पेपर्स लिखे थे वो अपने जगह पे ठीक थे, मगर रियल चेक आपका तभी होगा जब आप रियल एग्जामिनेशन सिचुएशन को एक्सपीरियंस करोगे और वो भी मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस करोगे। तो 3 पेपर, हाँ यदि 4 पेपर लिख पाते हो तो उसे भी बेटर है, मगर 3 पेपर तो मिनिमम आपको फुल कोर्स के लिखने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तब जाके आपको रियल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होगा कि किस तरह से ये 3 घंटे का खेल होता है। तो ये रूल्स आपके दिमाग में डाल दीजिए। जिस दिन आपसे 3 और 4 फुल पेपर्स आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिख दिए, आपके पासिंग के चांसेस 90% से ज्यादा हो जाए। और जो लास्ट रूल्स है, स्ट्रॉन्ग लास्ट डे रिविजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट डे आपका रिवीजन ढंग से होना चाहिए। हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें ऐसा है कि लास्ट डे पे चीज रिवाइज नहीं होती है तो उस पर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता है और उसके कारण हम एग्जामिनेशन में अच्छा आउटकम नहीं दे सकते। तो मैं सब बच्चे को ये बताता हूँ कि आपका जब फर्स्ट रीडिंग होता है तो आपको फर्स्ट रिवीजन के आवर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा है तो सेकंड रिवीजन के आवर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। और जिस दिन आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो लास्ट डे पे आप किस तरह से पेपर को खत्म करोगे, रीडिंग को खत्म करोगे, उसके आवर्स के एलोकेशन चैप्टर वाइज आपके पास रेडी होना जरूरी है। यदि ये प्लान आपके पास ढंग से रेडी होगा तो आपका इजीली लास्ट डे रिवीजन हो पाएगा। और यदि ये रिवीजन ढंग से हो पाया, क्वालिटी रिवीजन आपका हो पाया, तो आपको मैं बताता हूँ कि 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आप सबसे बेटर आउटकम दे पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 3 रूल्स किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इतने इंपॉर्टेंट है जितने सीए के लिए है।
कि लास्ट डे रिवीजन प्लान ढंग से लेना है। और मैं इसको बोलता हूँ 4-2-1 का रूल्स, मतलब जितना टाइम पहले रीडिंग में लगेगा उससे आधा टाइम फर्स्ट रीडिंग में लगेगा, उससे आधा टाइम आपको लास्ट डे रिवीजन में लगेगा। तो ये टाइम ग्रेजुअली कम होता जाता है और ये प्लानिंग आपका पेपर पे होना बहुत जरूरी है। और एक और रूल्स बता दूं कि 8 सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सब्जेक्ट्स को ट्रम्प कार्ड बनाना है अपने, मतलब 65 से ज्यादा मार्क्स वो 3 पेपर में आना चाहिए। यदि वो 65 मार्क्स आप ला पाए तो आपको कभी भी एग्रीगेट का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, वो पास तो हो जाते हैं इंडिविजुअल पेपर में, मगर वो एग्रीगेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रम्प कार्ड नहीं होता है। तो जिस दिन आपने 8 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स को आपके ट्रम्प कार्ड बना दिए, मतलब 65 प्लस ला दिए, आपको कभी एग्रीगेट का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और आज ये सेशन खत्म होने के बाद सबको अपना प्रोजेक्टेड मार्कशीट बनाना है और वो प्रोजेक्टेड मार्कशीट आपको आपके रीडिंग टेबल के सामने लगा देना है। सुबह से शाम तक आप प्रोजेक्टेड मार्कशीट देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि ये मार्क्स को हमें किस तरह से अचीव करना है। तो प्लानिंग पेपर पे रखना बहुत जरूरी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेशन। आज सब ने बहुत अच्छा टाइम दिया, उसके लिए मैं सबके लिए थैंक्स प्रोवाइड करता हूँ। समीर को मैं स्पेसिफिकली थैंक्स करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे इंटरेक्ट करने के लिए। बस अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं सेशन को समीर को हैंड ओवर करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। Sir, it was really a magical session, I would say. After a long time, it is really pleasure to hear you. And बहुत से मैसेज भी आए हैं ग्रुप में कि थैंक यू समीर, जो हम लोग के बैच के फ्रेंड्स थे कि वापस संदीप सर को सुनने का मौका मिल रहा है। Really a nice session. And the topics which you have covered today was time balance of magical 3 part of 8 hours in a day, time consumption report, which is very much important for everyone, process of learning, how we can develop a proper process of a learning, skill set that is required for the same, how to reduce disruption of reading, how to increase your concentration, because without that, no one can achieve a good marks in your exams, the habit that matters to us, how to eat and everything, how to approach for 3 hours exams on that first hour, second hour, and the last 3 hours that you have said about that, 3 golden rules in exams, that 1 reading and 2 revision at a proper time, 3 full paper writing, and the last thing and the main important one was strong last day revision. So it was really a magical word from you that we have listened. And sir, since we are doing a trend that we are sending all the people a questionnaire where they can ask us about the question that they have in their mind. तो सर एक एक करके आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सर उसका थोड़ा रिप्लाई देना हमें। ठीक है। तो सर यस सर। सर सबसे पहला सवाल ये है, हाउ टू प्लान स्टडी बिफोर फाइनल एग्जाम डे एंड स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीए एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जामिनेशन पास करने का जो चार्म होता है वो रियल चार्म होता है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में हर चीज को रिपीट करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हो अपने आप को, उस टाइम पे आपको अपना 100% दे देना है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं सर हम 90% प्रिपेयर थे, 10% प्रिपेयर नहीं थे फर्स्ट टाइम जब गए। अरे जब आप गए थे फर्स्ट टाइम तब 100% आपको प्रिपेयर करके जाना था। नंबर 2, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी, मैंने एक वर्ड्स यहाँ पे बोला था कि प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे एडहॉक प्रिपरेशन करते हैं, ये सही नहीं है। ये बहुत बड़ा लंबा कंटेंट है, उसके सामने यदि आपको ढंग से लड़ना है तो आपको अपनी कैपेसिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी, अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा। उसको बोलता हूँ माइक्रो लेवल प्लानिंग, हर छोटी छोटी चीज का प्लानिंग करना पड़ेगा। और इंडिया में आपको मालूम है प्लानिंग तो बहुत अच्छा होता है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, तभी सक्सेस स्टोरी बनती है। और मैं आपको बताता हूँ कि एक बार आप इंटर सीए की एग्जामिनेशन पास कर लोगे तो आप वर्ल्ड का कोई भी कोर्स
क्लियर कर सकते हो उतनी एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो याद रहे, सीए का कोर्स एग्जाम पास करना नहीं है, अपने आप में एक एबिलिटी जनरेट करना दुनिया के सामने लड़ने के लिए। तो याद रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट क्रिएट करने के लिए मैंने जो 5 एबिलिटीज आपको बताई, उसको डे 1 से आप अच्छी तरह से क्रिएट करें, उस पर प्रैक्टिस करें, और 100% कोर्स कवर करके ही पहले एग्जामिनेशन में आपको जाना है। और जो गोल्डन रूल्स बोले वो आपको फॉलो करने हैं, तो आपकी सक्सेस स्टोरी श्योरली बनेगी। Great, sir. Very well said. Second, how to remember to the point answers in theory subject. थियरी में लोग भूल जाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे याद कर सकें, उसका एक सवाल है सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने मेरे एक्सप्लेनेशन में बोला था समीर के, ये क्वालिटी इनपुट्स की बात है। जब आप थियरी पढ़ते हो ना, तब आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा कंसंट्रेशन कम होगा तो चल पाएगा, क्योंकि वो तो हमारे इंटरेस्ट की मैटर है। जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे कंसंट्रेशन बनाना बहुत जरूरी है, और वहां पे आपको आपका जो बेसिक पर्पस है ना लाइफ का, वहां पे चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी गुजराती मीडियम से स्टूडेंट्स था, तो मेरी थियरी भी बहुत वीक थी, मगर मैंने मेरी लाइफ में रूल्स बनाया था कि मैं थियरी में तो 60% मार्क्स लाऊंगा ही, प्रैक्टिकल में जो भी आएगा चलेगा। और उसमें होता क्या था, थियरी में 60% आ जाता था और प्रैक्टिकल में भी 60% आता था, तो एवरेज 60% चल जाता था, तो एग्रीगेट का कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। तो बहुत जरूरी है कि थियरी सब्जेक्ट्स में हमारे क्वालिटी इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरे हमारे जो की वर्ड्स है उसको हमें यूज करना पड़ेगा मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि ये माइंड मैपिंग का प्रोसेस है। यदि कीवर्ड आप प्रॉपरली लिंक कर पाओगे, बहुत अच्छे पॉपुलर टीचर्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन में और सब में, और क्लासरूम में भी जो पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी उस कारण है कि क्योंकि वो कीवर्ड्स बना के आपको रेडीमेड दे देते हैं, तो उससे आपका मेमोरी लिंक और जो की बनना चाहिए वो इजीली बन जाता है, और सब्जेक्ट आपके लिए इजी और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये कीवर्ड पे आपको फोकस करके, विजुअलाइजेशन क्रिएट करके आप मेमोरी में अपना आउटकम बढ़ा सकते हो। मीन्स अ कीवर्ड्स एंड अ स्टोरी फॉर द सेम इज द मेन पॉइंट, कि बच्चे कैसे याद रख सकते हैं उसके लिए। ग्रेट सर। अब तीसरा सवाल जो सबके अभी दिमाग में है, पूरी दुनिया के दिमाग में है, व्हेन कोरोना इज एक्सपेक्टेड टू ओवर। अब इसका आंसर देना तो वो तो मेडिकल साइंस वाले दे पाएंगे, मगर एज ए एकेडमिशियन मैं वेट कर रहा हूँ कि जब हमारी वैक्सीन मतलब आ जाएगी, तब हम ये सारे चीज से बाहर निकल पाएंगे। और ये जो वैक्सीन का प्रोसेस अभी जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, मगर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक तो हमें कोरोना के साथ ही जीना है और उसके साथ ही हमें वर्कआउट करना है। तो ये मोड अभी मेंटली गेम बन गया है, तो उसके साथ ही हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, मगर लेट्स वेट फॉर द वैक्सीन, इट विल कम अप। एंड जो बिजनेस को वैक्सीन चाहिए वो गवर्नमेंट दे रही है, मेडिकल साइंस को बोले कि भाई हमारा वैक्सीन दे दो, तो हम वर्किंग जल्दी से स्टार्ट कर पाए प्रॉपर। एंड इट इज सेड द शो मस्ट गो ऑन, अ पर्सन मस्ट नॉट स्टॉप एनीवेयर। हम जैसे जैसे हालात में हैं, हमें उसको बस मूव ऑन करना है, तो अपना भी जिंदगी अच्छी लगेगी सबको। परफेक्ट। फोर्थ वन सर, व्हाट डू यू थिंक whether education system will get change after this lockdown, because we all knows कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। हाँ, चेंज हुआ है, बात सही है समीर, क्योंकि ये फोर्सफुली चेंज हुआ है। ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऑनलाइन में शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि इस तरह से वेबिनार मैंने भी बहुत कम किए हैं, मगर आज मैं घर पे बैठे ये सारे वेबिनार कर रहे हूँ, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग तो लाइफ का एक पार्ट ही है कि हमें करते रहना है, हम कहीं पे भी बैठे, हमारा नॉलेज शेयरिंग पार्ट कभी रुकना नहीं चाहिए। मगर मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन पार्ट है वो एक टेम्पररी फेज में अभी अप हुआ है, और जैसे वैक्सीन निकल आएगा फिर से हमारा क्लासरूम फेस टू फेस मोड में वापस आएगा। मगर हाँ, वो जो क्लासरूम वापस आने वाला है उसमें बहुत सारे चेंजेस है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन, मास्क वेयरिंग, ये सारी चीज अब एजुकेशन के साथ चलने वाली है। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल में चेंज होगा, ऑफिस लेवल पे भी होगा और क्लासरूम्स लेवल पे भी चेंज होगा। मगर एक बात बहुत क्लियर है, अब जो फ्यूचर एजुकेशन है वो ऑनलाइन एंड फेस टू फेस का एक कॉम्बिनेशन होगा। दोनों ऑप्शंस बच्चे के सामने होंगे, और ऑप्शन बच्चे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगी। मगर हाँ, ये दोनों साथ में चलने वाले हैं, कितने परसेंटेज में चलेगी दैट विल डिसाइड द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। So a new thing is going to come,
एंड द स्टूडेंट्स नाउ विल हैव अ ऑप्शन कि उन्हें क्या चूज करना है और उनके लिए क्या स्पेशल और उनके लिए क्या स्पेशल होने वाला है, उनको वो फोकस करना पड़ेगा. Very well करेक्ट। said, sir. The fifth is very important question for us. In foreign countries, people used to make self-study instead of attending schools. Is it viable in India, and how far one can achieve? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी. सेल्फ स्टडी का जो बात है, मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, दैट इज नॉट फीडिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स. हम अपने गलत तौर पे चले गए हैं, हम लोगों ने फीडिंग वाला मोड ले लिया है, बच्चे को डाल ही रहे और एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे उनसे. मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज सेल्फ स्टडी के ऊपर ही डिपेंड्स है, क्योंकि हमारा टीचर्स का जो काम है वो हमें आपको सिखाना है कि हम किस तरह से आप पढ़ोगे. हमको आपको पढ़ाना नहीं है, ये हम गलत ट्रैक पे चले गए, हम आपको पढ़ाने लगे हैं. आप जिस दिन खुद पढ़ना सीख गए तो ये पूरी चीज चेंज हो जाएगी. तो हर एक अभी मैंने एक डॉक्टर से बात की थी कि प्रोफेशन का क्या एग्जैक्ट रूल्स है, तो प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, वही प्रोफेशन का एग्जैक्ट नॉर्म्स है. मतलब डॉक्टर प्रोफेशन की जरूरत नहीं पड़े उस तरह का एक कल्चर बनाए हम लोग, वही डॉक्टर प्रोफेशन की एक मैटर है. तो उसी तरह से टीचर का भी रोल वही है कि अपने बच्चे को सेल्फ लर्निंग में डाइवर्ट कर दे, वही टीचर्स का रोल है. मगर हम अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपने पे डिपेंडेंट बनाते जा रहे हैं, ये बहुत गलत ट्रैक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन से ही सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है. जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर पे इतना रिलाय है, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड के बाद तो आपको बच्चा ढूंढना पड़ेगा जो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले रहा है. मतलब यहाँ पे पूरी चीज डिपेंडेंट मोड पे है. तो हाँ, चेंज होने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, शायद 1-2 जनरेशन लगेगा हमारे पीछे, तब जाके ये सारी चीज चेंज होगी. मगर रियल एजुकेशन वही है कि हर बच्चा सेल्फ लर्निंग पे फोकस करे, क्योंकि अब के बाद जो एजुकेशन है वो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन का पार्ट नहीं है, पर्सनलाइज एजुकेशन का पार्ट है. हर बच्चे के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को पर्सनलाइज करनी पड़ेगी, और ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है 130 करोड़ पॉपुलेशन में. तो वहां पे सेल्फ स्टडी जितना बनेगा उतने हम एजुकेशन को पर्सनलाइज मोड पे अच्छे आउटकम के साथ ले जाएंगे. मगर ये थोड़ा लंबा सोच है, मगर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन यही सही है. Great, sir. Great. How to plan for proper career path? Give a glimpse on that. Few people wants to know that कि हम proper career path कैसे हम identify कर सकते हैं. समीर, ये तुमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, और ये सीए स्टूडेंट्स के सामने मुझे पूछा है, तो ये बहुत टफ है आंसर देना. अब जब सीए स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कैरियर ओरिएंटेड और कॉम्पिटिटिव कोर्सेज सारे हैं, उसमें वही बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसका कंसंट्रेशन अच्छा है. और मैं आपको बताता हूँ कि 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनके कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन उनके अंदर भरा होता है, उसको आउटसाइडर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. ये जो सेल्फ मोटिवेट बच्चे हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं वो बच्चे हैं, उनके लिए सारे कॉम्पिटिटिव कोर्स बनाए. तो आप मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये 90% का क्या होगा जो सेल्फ कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने आप को, उनको टैलेंट बेस्ड अपना कैरियर पाथ निकालना पड़ेगा. और टैलेंट बेस्ड जो कैरियर पाथ ढूंढना है उसमें भी उनको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है. बोले सर आपने ऐसा वर्ड्स डाल दिया, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्योंकि बच्चों को वो भी क्वेश्चन है कि स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है. तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट वर्क का मतलब है जो भी चीज आप कर रहे हो उसका आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो स्मार्ट वर्क है. और जिस चीज आप कर रहे हो उसका आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो वो हार्ड वर्क है. कितना भी काम कर लोगे उसमें आपको आउटकम नहीं मिलेगा. तो जब आप टैलेंट बेस्ड कैरियर को सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को किसी और से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो टैलेंट में अपना मुकाम बन पाओगे और आप उसको कैरियर बना पाओगे. तो जब कैरियर सिलेक्ट करते हो तो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो या टैलेंट बेस्ड कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो. और टैलेंट बेस्ड में याद रखना है, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. हाँ, आज तो नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है समीर, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क. तो ये भी अभी हमको चल के चलना है, मगर अंडरस्टैंडिंग अपना होना बहुत जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये कैरियर के लिए बहुत जरूरी है. Hard work with smart work is the key to your success. And हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि अपना पैशन ध्यान रखना है कि पैशन क्या होता है. एंड मुझे सर एक ही बात इससे याद आती है 3 Idiots वाली, कि बच्चा
तो एक्सीलेंस की तरफ जा, सक्सेस अपने आप हाथ में लगेगी। अब वो बात सर ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे फील होती है, एंड इवन आई फील इन माय लाइफ अबाउट द सेम। सर अब बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टीचर्स है। सवाल भेजे हैं, उनका सर ये था कि nowadays online students are going on which do not seem to be so efficient, so is there any way to improve efficiency? लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ जाते हैं, पढ़ाते हैं उनको, पर बच्चे को उतना रिटेन नहीं कर पाते, तो अब उसके लिए क्या ये करें? अब मैं आपको बताऊं समीर, ये एक नया मोड ऑफ लर्निंग है, तो ऑब्वियसली है मार्जिनल यूटिलिटी का रूल्स है कि कोई चीज आप कंटिन्यूसली करते हो तो उसका यूटिलिटी धीरे धीरे डाउन होता जाता है। और इंडिया में सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इश्यू है। चाइना और इंडिया में हम यूथ में यदि डिफरेंशिएट क्रिएट करें तो चाइना का जो यूथ है वो सेल्फ डिसिप्लिन है और इंडियन यूथ है वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन इंडियन यूथ सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर लेगा तो इंडिया को कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत जरूरी है, हमारा एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि क्लासरूम के अंदर बच्चा बैठता है तो वहां पे डोर बंद होता है और बाहर निकलने के लिए उसको परमिशन चाहिए, मगर ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा बैठता है तो वहां पे कभी भी कहीं पे भी वो सेशन को लेफ्ट आउट कर सकता है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन ऑनलाइन एजुकेशन में बनाना बहुत डिफिकल्ट है और हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीज में एफिशिएंसी ऑनलाइन में आना बहुत डिफिकल्ट है। अभी भी हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं उसमें भी हम लोग उनको शेड्यूल्स देते हैं, उनकी एग्जामिनेशन रखते हैं, क्वेरी सेशन रखते हैं। तो हमें जो फेस टू फेस क्लासरूम है उसका रेप्लिकेटिव पूरा बनाना पड़ता है, तब जाके बच्चों का हम एफिशिएंसी लेवल बना सकते हैं। तो हम बच्चे को पूरा फ्रीडम नहीं दे सकते, नहीं तो वहां से आउटकम को 100% इम्पैक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, हमें इतना ही नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन दे दे, वहां पे एफिशिएंसी कैसे इनहेंस हो उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आउटकम बनेगा। ग्रेट ग्रेट। उसी के लिए सर और दो सवाल है। एक है कि स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस बट दे डोंट गेट एज मच इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ऑफलाइन, जो आपने मुझे कह चुके हो। तो हाउ टू सॉल्व दिस इशू? अगर जैसे आप किसी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा सर उसमें स्पेसिफिक इसी पॉइंट के ऊपर? अब ऑनलाइन एजुकेशन का समिट सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो यही है कि वहां पे इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अब ये इंटरेक्शन जब कम होता है तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कम होगा ही। अब आप बोलोगे कि सर ये इंटरेक्शन हम कैसे बढ़ाएं, तो सीधी सी बात है, जब आप जूम के थ्रू लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो तो आप थोड़ी थोड़ी मिनट में आपको पूछना है कि पॉइंट क्लियर हुआ, तो एवरीबॉडी शुड टाइप क्लियर। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लिखो क्लियर। ये सारी चीज आप शॉर्ट वर्ड्स डाल दो कि ये सारी चीज का हमें रिस्पॉन्स लेना है। कंटिन्यूसली आप सेशन के अंदर रिस्पॉन्स लेते रहोगे तो सब जागते रहेंगे, सो नहीं जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वेबिनार कर रहे हो जूम के थ्रू तो आप इंटरेक्शन क्रिएट करो। संदीप सर विल बी बैक, उनका कुछ कॉल आ गया, मे बी पॉसिबल, जस्ट गिव अस फ्यू सेकंड्स सो दैट ही विल बी बैक। बट फ्रेंड्स, आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वेबिनार आपको कैसा लग रहा है, वेदर इट हैज इंक्रीज सम नॉलेज ऑफ यू और नॉट। जस्ट लेट अस नो फॉर दैट थिंग। संदीप सर इज बैक। समीर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देना। यस सर, सर आपका थोड़ा जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सीधा कर देना। हाँ जी, यस सर। Sir, the question was that students are attending the online classes, but they don't get as much interest as compared to offline. How to solve that issue? That was the real question. आपको मैं बताऊं कि जो एजुकेशन का रियल सिस्टम है वो फेस टू फेस वाला ही है। अब वहां पे उसका ऑप्शंस रियल सेंस में नहीं है, क्योंकि वहां पे एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। दूसरा, आई कांटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आई कांटेक्ट बनता है आप वो आई कांटेक्ट के थ्रू एक रिस्पॉन्स लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो फेस टू फेस क्लास में, और उसके मुताबिक आप अपने लेक्चर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारी चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, तो ये एक लिमिटेशंस रहेगी फेस टू फेस के ऑप्शंस के अंदर। और फेस टू फेस तो सबसे बेस्ट चॉइस में रहेगा ही, मगर हाँ, आप अभी तो आप समझ लीजिए कि फोर्सफुली आपको ये दिया गया है सेटअप, तो आपको उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं तो 12th के बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके लिए अब चैलेंज वही है कि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी ऑनलाइन की, और ऑनलाइन को वो पहले से नेगेटिवली मार्केटिंग करते रहे थे कि ऑनलाइन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब हालत ये हो गई कि उनको खुद को ऑनलाइन होना पड़ा। तो याद रहे, लाइफ में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही रहती है, मगर हाँ उसको सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, आपको अपना आउटकम बढ़ाना है ऑनलाइन के थ्रू, तो आपको वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि मैं मेरा पहला वेबिनार कर रहा हूँ और मेरा जो आउटकम होगा वो दूसरे वेबिनार में इंप्रूवमेंट होगा, ये सारा लर्निंग कर्व है। जितना आप करते जाओगे
आप उतने उतने इम्प्रूव होते जाओगे। तो हर बंदे को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है और आउटकम को इम्प्रूव करते रहना है। यही रूल्स है लाइफ का और उसके मुताबिक ही हमको चलना पड़ेगा। Great, sir. Great. Sir, is there any way to make the students consistent with the studies in this online mode? What a person can think, because students shows interest during the initial lectures. जब लेक्चर स्टार्ट होते हैं बच्चे लोग को बहुत इंटरेस्ट होता है, वो ज्वाइन करते हैं। जब एक दो चैप्टर उनके खत्म होते हैं बच्चों का कंसिस्टेंसी कम होने लगता है उसमें ऑनलाइन मोड में। तो ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टीचर्स के लिए कि वो अपने बच्चों को रिटेन कर सके एंड बच्चों को भी मजा आए पढ़ने में। मैं आपको बताता हूं कि हमें एक डिसिप्लिन सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम क्लासरूम के साइड से ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए समीर और उसको आपने बोला कि आप अपने चॉइस टाइम पे अपने आप देख लेना, तो बच्चा नहीं देखेगा। मगर आप उसको एक शेड्यूल दे दो और शेड्यूल में आप बोलो कि आप ये शेड्यूल में आपको ये लेक्चर्स खत्म करना है, शाम का आपका एग्जामिनेशन है, तो पक्का बच्चा कंप्लीट कर लेगा। बहुत सारे लेक्चर्स में समीर ऐसा होता है कि आप फॉरवर्ड कर सकते हो, वापस रिवाइंड कर सकते हो, तो बच्चे के पास फ्रीडम बन जाता है, वो टीचर्स को घुमाता रहता है। मगर बहुत से लेक्चर ऐसे होते हैं कि समीर वहां पे उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, एक बार लेक्चर शुरू हो गया तो वो खड़े भी नहीं हो सकते। तो उस तरह का जो माहौल होता है, डिसिप्लिन सेटअप हमें क्लासरूम के साइड से फोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके आउटकम बढ़ेगा। जैसे आपने डिसिप्लिन को विड्रॉल किया तो ऑब्वियसली आउटकम पे इफेक्ट होगा। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से पेरेंट्स समीर बोलते हैं बच्चे को कि बेटा टेंशन मत लेना, जो भी करना है वो करो, तो बच्चा कुछ भी नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है इंडियन कल्चर का, आप 100% उन पे नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीज, बहुत से पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि 12 तक तो हमने बहुत बच्चे को देखा, अब तो उसको फ्रीडम देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अगले 4 साल ही हमको फोकस करना है बच्चे के ऊपर, क्योंकि ये 4 साल वो मेहनत कर लेगा तो 40 साल उनको आराम करना है। और ये 4 साल उन्होंने मेहनत नहीं की है तो फिर वो 40 साल तक मजदूरी करने के लिए तैयार हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, टीचर्स और इंस्टीट्यूट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को तो अपना खुद का ध्यान रखना ही पड़ेगा डिसिप्लिन क्रिएट करके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। डिसिप्लिन इज द रियल की टू सक्सेस, वो भले टीचर के लिए हो या बच्चे के लिए हो, एंड पेरेंट्स को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सर, द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम अ टीचर, एंड बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर, आपने इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है सिंस यू आर हैविंग एन इंस्टीट्यूट विथ यू। फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन है, हाउ टू आस्क फॉर द फीस इन दिस सिनेरियो फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। अब समीर तुमने एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया है और टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, और मैं आंसर देना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको फीस कलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स से। तो एक चीज बहुत याद रखनी है कि ये हमारा रिलेशनशिप है और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एक फैमिली है। हमें हर पेरेंट्स की सिचुएशन को समझ के उसके मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम में जो हैंड होल्डिंग होगा वही रिलेशनशिप आगे जाके काउंट होगी। मगर हाँ, आपको ऐसा बताना बहुत जरूरी है कि हमने एकेडमिक एक्टिविटी शुरू कर दी है, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स, आपके असाइनमेंट, ये सारी चीज चली जानी चाहिए, आपके डेमो लेक्चर्स इंस्टीट्यूट के हो जाने चाहिए, जिससे आप अपने एडमिशन को ब्लॉक कर पाए और उनसे कुछ टोकन फीस कलेक्ट करके आपके एडमिशन को आप क्लोज कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। बहुत से बड़े बड़े स्कूल्स है जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर दिए। ये समीर इसलिए हुआ है क्योंकि उनको फीस कलेक्ट करनी है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर शुरू नहीं होगा तो फीस कैसे मांग पाएंगे। तो ये सारी चीज को हमें प्रैक्टिकली समझना है और हर टीचर को इससे कुछ लर्निंग लेके हमें उस मोड को कन्विंस करना है हर पेरेंट्स को कि हमने आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज को लॉकडाउन के कारण होल्ड नहीं होने दिया। वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट यू, और हमने अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यूस रखा है। एंड देन आफ्टर सेकंड लेवल वी विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, और थर्ड लेवल पे हमें उनसे फीस कलेक्शन का एक सॉफ्ट मोड शुरू करना पड़ेगा। तो यदि ये 3 स्टेप्स के साथ टीचर्स चलेंगे तो शायद उनको प्रॉब्लम्स को थोड़ा रिलीविंग मिलेगा। वेरी वेल सेड सर। सर, ये कुछ ऑफलाइन क्वेश्चंस थे, अब हम आते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस पे जो अभी लाइव चैट पे लोगों ने पूछे हैं। हितेश वाधवानी ने पूछा है, whether the future as a CA is bright in as a job or in practice। CA बनने के बाद फिर प्रैक्टिस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, which is bright for them। अब ये जो क्वेश्चन है
इसका मैं आंसर यही दूंगा कि अपनी खुद का जो चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समीर, मैं आपको बताता हूं कि हर बंदे का एक अपना एक चॉइस होता है, इंटरेस्ट लेवल्स होता है, और ये कैरियर पाथ में बहुत इंपॉर्टेंट वे से वर्क करता है। क्योंकि मुझे मालूम है 96 में मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस, सबके साथ इंटरेक्शन करना और अपने नॉलेज को सबको पहुंचाना और दूसरे की लाइफ में कुछ इनहेंसमेंट करना, ये मेरा लाइफ का एक गोल था। तो यही चीज मुझे टीचिंग के लिए लेके आई। और अब याद रहे कि जो प्रैक्टिस में जो स्टूडेंट्स आते हैं उसके पीछे का रीजन है कि वो खुद के बॉस होते हैं, तो जिनका नेचर वही है कि किसी और के नीचे वो काम नहीं कर सकते, उनके लिए प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस के अंदर आपको मल्टीपल एरियाज के अंदर वर्किंग के स्कोप मिलेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से एरियाज में वर्किंग करना है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। जब जॉब एक सिक्योरिटी है लाइफ की, जहां जॉब करने के बाद आपको मालूम है कि मुझे 5 डेज 6 डेज वर्क करना है, संडे को मुझे एंजॉय करना है और मेरी फैमिली लाइफ बहुत इंटैक्ट रहने वाली है, मुझे वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट लेवल नहीं आने वाला है। जब प्रैक्टिस में तो आपको मालूम है कि अगले 1000 डेज तो आपको पहले डाल देना है, उससे बाद आपका आउटकम शुरू होगा और ऑफिस के ओवरहेड्स भी रहते हैं, उसको भी आपको कवर करना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी सोचना है। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस में रहेगी। जब जॉब में पहले दिन से आपके सारे रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाते हैं, आप 6 लाख का सैलरी ले लेते, कार का लोन ले लोगे, घर का लोन ले लोगे, तो आपके इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगे, तो लाइफ पहले दिन से कंफर्ट लेवल पे आ जाती है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसके मुताबिक हमें चलना है, मगर याद है कि आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है तो लाइफ में आप जॉब के लिए जा सकते हैं। एंड इफ यू कैन टेक द रिस्क इन द लाइफ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू कैन सिलेक्ट द प्रैक्टिस। सर वेरी वेल सेड सर। बीना उनाटकर का मैसेज है, सर इन ऑडिट सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर गिवन पॉइंट वाइज और पैराग्राफ वाइज क्या अच्छा रहता है? अब मैडम आपको बताऊं कि आपने 2 चीज बोली, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम थियरी सब्जेक्ट्स लिखते हैं तो हम कभी पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं, तो कंटेंट पे फोकस नहीं होते, और जब कंटेंट पे फोकस हो जाते हैं तो पॉइंट्स नहीं देते। आप देखो एग्जामिनर को तो टाइम बहुत कम होता है इवैल्यूएशन के लिए पेपर का, तो उसको तो पॉइंट पे ज्यादा फोकस रहना पड़ता है। मगर जब हम पॉइंट लिखते हैं कीवर्ड्स याद रख के, उसके साथ साथ हमारा कंटेंट भी परफेक्टली जाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल राइटिंग है जहां पे दोनों चीज पे आप बैलेंस करोगे तभी जाके आपका मार्क्स का आउटकम बढ़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर, you need to focus equally on the points and content. Clear? Great sir, great. यशवी संघवी का मैसेज है, how much art should be given subject wise to each subject of CA final? Pardon Samir? Since एक समुद्र है, how much art should be given subject wise to each subject of CA final? आर्ट की बहुत सारे सब्जेक्ट, कितने घंटे हमें देने चाहिए? How much art we have to spend? Yes, yes. Now I just tell you, जिनके पास पेपर पेन रेडी है तो आप थोड़ा अपरेंटली लिख भी लीजिए। ये सारी चीज कितना काम आएगी मुझे मालूम नहीं, आपको थोड़ा अपने आप के लिए कस्टमाइज भी करना पड़ेगा। मगर सीए फाइनल के लिए पहला सब्जेक्ट है एफआर का है, एफआर के लिए 100 आवर्स इज सफिशिएंट। आपके लिए एसएफएम है, अगेन कीप 100 आवर्स। फिर आपके पास ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स है 80 to 100 आवर्स। फिर लो है 120 आवर्स आप रखे वहां पे, क्योंकि एलाइड लॉज आपके साथ साथ में है। फिर आपके पास कॉस्टिंग है अराउंड 120 आवर्स। उसके बाद इलेक्टिव पेपर्स रहेगा 80 आवर्स जैसा सफिशिएंट है इलेक्टिव पेपर्स के लिए। उसके बाद आपके पास टैक्सेशन रहेगा अगेन 120 to 140 आवर्स। और लास्ट में आपका आईडीटी का पेपर्स रहेगा अगेन 100 आवर्स। तो ये 100 और 120 आवर्स का जो ब्लॉक है उसको आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है वहां पे टाइम आपको ज्यादा लगेगा, जो सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्ग है वहां पे टाइम आपका कम लगेगा। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मूव। और आप टाइम कंजम्पशन रिपोर्ट बनाना मत भूलिए, क्योंकि ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, आवर्स तो लिख देते हैं, फिर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते बैलेंसिंग का, और वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने जो आपको आवर्स दिए वो आवर्स को फॉलो करें, मतलब इट इज रेंजिंग फ्रॉम 80 to 120 आवर्स फॉर इंडिविजुअल पेपर्स। क्लियर सर? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन दिस पार्ट। सर ये सब सवाल थे सबके, एंड थैंक्स अ लॉट सर
हमारे चैनल में आने के लिए, लोगों को इतना अच्छे से गाइड करने के लिए। सर, लास्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम योर साइड अबाउट आवर चैनल, कि आपको क्या लगता है व्हाट वी आर डूइंग इन आवर चैनल फिनटेक चाणक्य के लिए। सर समीर, मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने लास्ट 2 डेज में इंटरेक्शंस दोनों ने किया, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कनेक्टेड नहीं थे। सेमिनार तो फाइनलाइज हो गया था 1 वीक पहले और वेबिनार फाइनलाइज हो गया था, मगर मैं आपको बताता हूं कि नॉलेज शेयरिंग के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म चलाते हो, ये कहीं ना कहीं पे सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन ही है। क्योंकि जितना नॉलेज इनहेंस होगा लोगों का, जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आज जो बंदा आपसे कुछ ले रहा है शायद कल आपसे जुड़ेगा और आपको वापस कुछ देगा, ये सोसाइटी को वापस कुछ देगा। तो मैं सबको यही बोलता हूं कि जो चीज आपने सोसाइटी से आज ली है, कल आप जब पावरफुल बन जाओ तो आपको सोसाइटी को वापस देना है। तो ये रूल्स है, जो आज का डॉन है वो कल डॉनर बनेगा, ये पक्की बात है। तो एजुकेशन तो एक ऐसा है कि मतलब नदी की तरह है, चलता रहेगा, और हमें वहां पे जितना अपना पार्टिसिपेशन कर पाए उतना करते रहना है। और ये चैनल में आपने कल बताया कि फिनांस और टैक्सेशन को हम सिंप्लीफाइड करने की बात करते हैं, तो समीर ये बहुत बड़ी चीज है। सिंप्लीफाइड वर्ड जो है ना, हर चीज चल रही है लाइफ में, मगर उसको सब लोग सिंप्लीफाइड नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपका फोकस सिंप्लीफिकेशन पे चला जाएगा, शायद लाइफ भी सिंपल बनती जाएगी। और ये जो सीए का बर्डन लग रहा है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स हेवी हेवी लग रहे हैं, वो भी इजी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हाट आई लिसन फ्रॉम योर साइड, एंड आई थिंक दिस इज द रियल डायरेक्शन ऑफ दिस चैनल, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट यू। आई एम जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू यू कि आपने जो शुरुआत की है ये चलते रहना और बढ़ते रहना आगे, यही लाइफ है और उसके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ते रहना है। Thanks a lot for your kind words to us. Friends, we are ending our session here, and I again thank Sandeep sir, जिन्होंने हमें इतना अच्छे से गाइड किया। एंड राइट नाउ ऑल आर मोटिवेटेड, सबको पॉजिटिव वाइब्स होंगे। तो आज अपना आपको एक प्रॉमिस कीजिए एंड चैट पे लिखिए कि क्या हम पहले अटेम्प्ट में सीए पास करेंगे, एंड जब भी सीए के एग्जाम स्टार्ट हो गया और कोई भी एग्जाम स्टार्ट होगी, we will give our 100% and we will clear our exams. Once again, this is Samir Chaudhary, your FinTech Chanakya channel partner, and we provide you knowledge on easy language of finance and taxation. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much, sir.